Hello my dear students, welcome again to this YouTube channel English Origin। ये आर्टिकल का कंटिन्यूड क्लास है जिसमें कि हम स्पेशल यूजेज ऑफ दी बढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि दी का कुछ खास ऐसे प्रयोग। एक इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताए थे वो सारी वो परिस्थितियां जो कॉमनली यूज्ड होते हैं, जो आप बचपन से जानते हुए आए हैं, वो तो है ही। इसके अलावा जब आप हायर लेवल पर आते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस पढ़ते हैं, बड़े बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं, तरह तरह के नाउन और नाउन इक्विवेलेंट मिलता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप कैसे डिसाइड करें। तो दी ऐसी परिस्थितियों के लिए ही हमने लिस्ट किया है कुछ ऐसे रूल्स जिसमें कि हम बता रहे हैं कि वहाँ आपको दी का प्रयोग लगा सकते हैं या लगाते हैं। लगा सकते हैं नहीं, लगाते हैं। तो चलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं एक स्पेशल यूज में के लिए दी का प्रयोग। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, याद रखिएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होता है, परंतु डेफिनिट सेंस में। ये आपको हम पहले भी जब इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ा रहे थे एयर का प्रयोग, तो वहाँ भी लिखे थे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन में लगता है, लेकिन इनडेफिनिट सेंस में। यहाँ आपको हम बताने जा रहे हैं कि आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा लेकिन डेफिनिट सेंस में रहेगा, तभी दी का प्रयोग करेंगे। इस जिसमें आता है दी का प्रयोग नाउन में रहेगा, सिंगुलर रहेगा, काउंटेबल रहेगा और डेफिनिट सेंस में रहेगा, ये अंतर हो जाता है, तभी दी का प्रयोग करते हैं। नहीं तो अगर इंडेफिनिट रहेगा तो एन का प्रयोग होगा, यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग। उदाहरण में देखिए, दिस इज द हाउस, ये वही घर है जहां मैं रहता हूँ, वेयर आई लिव। मतलब दिस इज द हाउस आई लिव इन, यहाँ वेयर साइलेंट रहता, मतलब यही वो घर है जहां मैं रहता हूँ, डेफिनिट है, यही वो खास घर है, निश्चित है, तो दी लगाए। रूल 2 में देखिए आप, कॉमन नाउन में पहली बार डेफिनिट या इंडेफिनिट कोई आर्टिकल लगा सकते हैं, परंतु दूसरी और तीसरी बार हमेशा दी ही लगता है। पहली बार एन कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन दूसरी तीसरी बार अगर आप रिपीटेडली बोल रहे हैं तो सभी जगह दी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ऐसे लिखते हैं तो लिखते हैं एक काउ इज एन एनिमल, वहाँ आप एक काउ इज एन एनिमल, एक काउ लिखे तो वो भी सही, अगर आप दी काउ लिखिएगा तो वो भी सही हो जाएगा। लेकिन फिर उसी के बारे में आगे जहाँ जहाँ लिखेंगे हम तो ये नहीं लिख सकते हैं, वहाँ कहना होगा द काउ गिव्स मिल्क, द काउ इज वेरी यूजफुल फॉर अस, द काउ इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये सब बातें। तो चलिए, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा जिसको कहते हैं, जिससे समुचे जाति का बोध होता है, उसमें हम डेफिनिट या इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं जब पहली बार लगाते हैं। लेकिन दूसरी तीसरी बार निश्चित बात है कि हम आपको दूसरी तीसरी बार कहते हैं कि दी ही लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल, ए काउ इज एन एनिमल सही है, दी काउ इज एन एनिमल ये भी सही है, ये दोनों सही है पहली बार। लेकिन जब हम इसी को फिर से लिखेंगे, उसी काउ का जिक्र करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पर्टिकुलर, यानी कि खास वही उसी गाय के बारे में बोल रहे हैं, तो दी लगाते हैं। कहने का मतलब कि रिपीटेडली पोजीशन में हम दी का प्रयोग करते हैं। रूल 3 में आइए, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आप इसको 100 टाइम्स के हजारों टाइम्स, आपको थाउजेंड्स ऑफ टाइम आप पाएंगे इस स्ट्रक्चर में कभी कभी दो नाउन ऑफ से जुड़ा रहता है। तो ऐसी स्थिति में पहले नाउन के पहले दी लेना जरूरी हो जाता है। जैसे नाउन प्लस ऑफ नाउन की रचना में पहले नाउन के पहले दी लगता है। जैसे द टी ऑफ इंडिया, टी के पर टी अनकाउंटेबल नाउन है, नहीं लगना चाहिए। द वाटर ऑफ इंडिया नहीं लगेगा, द मिल्क ऑफ इंडिया ये सब जगह पर लगेगा, ये कहना चाहते हैं, क्योंकि ये हम खास कर रहे हैं। वो चाय जो भारत की है, भारत की चाय जैसे कहेंगे टेस्टी होता है, तो वहाँ हमको दी लगाते हैं, ठीक है। अब चलिए, जैसे द पीपुल ऑफ रामपुर, यानी कि रामपुर के लोग, फट से वहाँ लगा दिए द पीपुल ऑफ रामपुर। तो दो नाउन है और ऑफ से जुटा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ऑफ से जुटा हुआ तो पहले नाउन के पहले दी लग गया। क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट में, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, टू ऑफ, वन ऑफ,
ए हाफ ऑफ, मेजोरिटी ऑफ, आइदर ऑफ, टू ऑफ, ये सब अगर रहेगा तो ऐसी स्थिति में हम दी लगाते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ दी बॉयज, यहाँ लगेगा, यहाँ मोस्ट ऑफ है, यहाँ आपको दी लगाना जरूरी है। हाफ ऑफ दी रहेगा, टू ऑफ दी रहेगा, वन ऑफ दी रहेगा, तो वहाँ वन ऑफ दी लगाना पड़ेगा। वन ऑफ आ गया तो उसके बाद दी लगेगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दी प्लस एडजेक्टिव से प्लुरल नाउन का बोध होता है, इसको बढ़िया से समझ। नाउन एडजेक्टिव में अगर दी लगा देते हैं, नियम ये कहता है कि ये आर्टिकल सिर्फ नाउन के लिए आता है, लेकिन कभी कभी एडजेक्टिव के पहले देखते हैं कि आर्टिकल लगता है लेकिन दी लगता है। ये दी जैसे लगा वो खट से प्लुरल नाउन बना दिया। जैसे द रिच कहेंगे अगर, तो द रिच पीपुल हो गया, यहाँ क्या हो गया, द रिच पीपुल, यानी कि एक आदमी नहीं हुआ, अमीर लोग। इसी तरह से अगर हम कहेंगे कि द ओल्ड, यानी कि बूढ़े लोग, द एजुकेटेड मतलब अमीर लोग, द पुअर मतलब गरीब लोग, जैसे हम एडजेक्टिव में दी लगाए खट से वो प्लुरल नाउन बन गया, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको सभी वर्ब एग्रीमेंट में भी काम देगा कि इसके बाद आपको वर्ब का प्लुरल फॉर्म ही लगता है। चलिए नेक्स्ट, खास यानी कि डेफिनिट, यानी कि पर्टिकुलराइज। जब भी हम किसी चीज को पर्टिकुलराइज करेंगे खट से दी ले लेगा। जैसे दिस इज दी पेन, यही वो खास कलम है, विच आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी है। ये पेन वही है, कल सचमुच में ये पेन मैंने कल खरीदी। क्या कहते हैं, खास कर दिए, पर्टिकुलर कर दिए कि दिस वन, पेन और भी है लेकिन ये पेन जो है, दिस इज द पेन, यही वो खास कलम है जो मैंने कल खरीदी है। यहाँ दी लगाना जरूरी है क्योंकि हम पर्टिकुलर कर, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, ओपन द विंडो। कभी कभी देखते होंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ओपन द विंडो, शट द डोर। यहाँ दी क्यों लगाते हैं, यहाँ खास कर रहे हैं कि ओपन द विंडो मैंने सिर्फ खिड़की खोलो, दरवाजा नहीं खोलो। शट द डोर यानी कि दरवाजा को बंद करो, खिड़की बंद नहीं करो, खास कर दिए, पर्टिकुलर हो गया। इसलिए पर्टिकुलर शब्द हमेशा डेफिनेट के लिए ध्यान में रखिएगा। यहाँ भी समझ गया, ओपन द विंडो, शट द डोर, ये भी क्लियर हो गया। अब इसके आगे आते हैं, सिलेक्शन या चॉइस का बोध कराने के लिए। सिलेक्शन समझते हैं, सिलेक्शन या चॉइस बहुत है, उसमें से हम एक ठो चुन रहे हैं, दो है उसमें से एक ठो को चुन रहे हैं, चॉइस। तो ऐसी स्थिति में आप दी लगाएंगे। जैसे सी इज दी पैटर्न, देखिए कंपैरेटिव डिग्री में दी नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी लगता है जब चॉइस या सिलेक्शन का बोध होगा। जैसे दो लड़कियों में वो बेहतर है, वो अच्छी है, यानी कि यहाँ सिलेक्शन हो रहा है, चॉइस हो रहा है, इसलिए यहाँ दी लगी। एक और विधि का प्रयोग होता है कंपैरेटिव डिग्री में, एक और जगह है, जब दो कंपैरेटिव डिग्री लगता है तो उसमें दी से करते हैं। कहीं जगह नहीं बचा है, मैं कहीं बता दूंगा। जैसे दी मोर ही टेक्स, हाँ, दी मोर ही वांट्स, जितना वो चाहता है उतना अधिक वो पाता है, जितना अधिक वो पाता है उतना अधिक और चाहता है। हाँ, ऐसी स्थिति में दी मोर देख रहे हैं, ये कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे द हायर वी गो अप द बेटर वी कूल, उतना ठंडा महसूस कर। ऐसे से वाक्य में भी कभी कभी कंपैरेटिव डिग्री में भी हम दी लगाते हैं। चलिए और कहने लगता है कोई खास फीलिंग्स में, ये फीलिंग मतलब भावना, जैसे देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, माता की भावना, पितृत्व भावना, ब्रदरहुड की भावना, ऐसे भावनाओं के लिए अगर दी लगा देंगे हम किसी भी नाउन में तो खट से उसकी भावना का वो बोध कराएगा। जैसे द पेट्रियट इन हिम, उसके अंदर जो देशभक्ति की भावना थी ना वो जाग उठी। द मदर इन हर, माँ की जैसा उसकी दया की भावना जो थी उस महिला में, द मदर इन हर, वो रो पड़ी। जैसे कि किसी दूसरे के बच्चे को भी जब कष्ट देखता है ना कोई महिला, देखिएगा कि वो तुरंत आंसू बहाने लगती है, रोने लगती है, वो बहुत सेंसिटिव होती है। तो वो मातृत्व भावना है, मातृत्व भावना, भ्रातृत्व भावना, ये स्वदेश भक्ति की भावना, उसके लिए हम दी का प्रयोग करते हैं। ये भी समझ गया। अब नेक्स्ट आइए, हल्का है, के हिसाब से के अर्थ में, के हिसाब से। जैसे पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर,
यानी कि पेट्रोल लीटर के हिसाब से बिकता है, दर्जन के हिसाब से नहीं बिकता है। उसी तरह से ऑर्डिनल एक शब्द होता है, कार्डिनल, ऑर्डिनल, आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, जब ऑर्डर बताते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सब इसको ऑर्डिनल कहते हैं। उसमें हम जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट फर्स्ट ये सब में लगाते हैं हम क्या, आई विल कैच द लास्ट बस, मैं लास्ट बस पकड़ूंगा, ये लगा कर। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और बड़ा कंफ्यूजिंग भी है। यहाँ से देखिए, क्लास, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मार्केट, टेम्पल, प्रिजन, बेड, टाउन, सिटी, ये सब के मौलिक उद्देश्य का बोध न हो तब दी लगता है। मतलब एक उदाहरण से आपको समझाते हैं, मेरे जीवन में ऐसा घटा। मैं एक बार अपने गांव से आ रहा था, बरसात का मौसम था, बड़ी दूर से एक आदमी आवाज देते हुए मुझे करीब 1/2 किलोमीटर दूर से वो चिल्लाते हुए आ रहा था। मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई थी, मेरा वो ट्रैक्टर का ड्राइवर लेके आगे आगे जा रहा था, मैं पीछे से आ रहा था, इसी तरह से आ रहा था। वो आदमी बड़ा जोर से चिल्लाया, तो हम समझ गए कि यहाँ तो सिर्फ मैं अकेला हूँ, शायद मुझे ही कह रहा है। मैं रुक गया। वो बेचारा बहुत दूर से हाँफते हाँफते आया और कहा कि सर, मुझे मालूम है आप अंग्रेजी के विद्वान हैं, आप किताब लिखे हैं, तो हमको ये कन्फ्यूजन अभी आप दूर कर दीजिए, मैं परेशान हूँ, मैं आपको ढूंढ रहा था, सोच रहा था कि आपके गांव घर जाऊँ, आपके गांव जाऊँ, तो आप मिल गए, इसलिए मैं बहुत खुशी खुशी दौड़ा आया। क्या परेशानी है भाई? उसने कहा कि कभी देखते हैं कि आई वेंट टू दी कॉलेज, कहीं पढ़ते हैं आई वेंट टू कॉलेज, तो दोनों जगह सही है। फिर हम फिर में पढ़ जाते हैं कि आखिर दी लगेगा कि नहीं लगेगा, ये कन्फ्यूजन। तब उसको हम समझाए थे कि मेरा ग्रामर की किताब आपके पास है? तो नहीं सर, सुने हैं कि आप लिखे हैं, दुकानों में मिल रही। उनके आप जाइएगा मार्केट से खरीद लीजिएगा, उसमें रूल नंबर 10 है जो कि यही का क्या है, तो आपको अभी बोल देते हैं। अगर मौलिक उद्देश्य, स्कूल कॉलेज का मौलिक उद्देश्य है पढ़ना पढ़ाना, अगर वहाँ टीचर और अगर प्रोफेसर या स्टूडेंट टीचर या स्टूडेंट अगर जा रहा है, तो या तो पढ़ने जा रहा है या पढ़ाने जा रहा है, तो ये उद्देश्य, उसका उद्देश्य जो है वो क्या कहते हैं, सर्व हो रहा है, पर्पस उसका सर्व हो रहा है। इसमें उद्देश्य है हॉस्पिटल में डॉक्टर जा रहा है, क्या कहते हैं, वहां पेशेंट जा रहा है, तो डी नहीं लगेगा। और अगर हम किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी पेशेंट से, तब दी लगाएंगे। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड हु वाज एडमिटेड इन दैट हॉस्पिटल, तो मैं उस मित्र से मिलने जा रहा हूँ, तो मिलना उस हॉस्पिटल का मौलिक उद्देश्य नहीं, तो वहां हमको दी लगाना हो। स्कूल कॉलेज, अगर स्टूडेंट जा रहा है, टीचर जा रहा है, नहीं लगेगा। और अगर माता पिता जा रहे हैं तब लगेगा, क्योंकि वो न पढ़ने जा रहे हैं न पढ़ाने जा रहे हैं। एग्जाम्पल से समझिए, माई सन वेंट टू कॉलेज, मेरा बेटा कॉलेज गया, नहीं लगा ना। और उसी तरह हिज मदर वेंट टू द कॉलेज, उसकी माँ कॉलेज गई थी, मतलब वहाँ बी लगा दिए। आप ये देख रहे हैं अंतर, इसी अंतर को दिमाग में रखिए, क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्या है, मदर जा रहा है, यहाँ बेटा जा रहा है, बेटा जाएगा तो नहीं लगेगा, और माँ जाएगी तो लगेगा। यानी कि उसका उद्देश्य पूरा करना नहीं हो रहा है, उसका बोध न हो, मौलिक उद्देश्य का बोध न हो तब दी लगता है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें दी नहीं लगता है, जैसे दी लगता है, प्लेग, फ्लू, गाउट, मीजल्स, इस सब में, जैसे द प्लेग इज आउट नाउ, अब प्लेग ऐसे नाम की बीमारी नहीं होती है, तो उसमें दी लगाती है। ऑल एवं बोथ, ऐसे हम ऑल यहाँ भी दिए, ऑल ऑफ दी, टू ऑफ दी बताए हैं, ऑल ऑफ दी। इसमें आप देखिएगा बोथ, जैसे बोथ द बॉयज, हाँ, ये बोथ द बॉयज में कभी कभी बोथ बॉयज वेयर रनिंग फास्ट, दोनों लड़का तेजी से दौड़ रहा था, तो ऐसी स्थिति में हम बोथ बॉयज भी कर सकते हैं, बोथ द बॉयज, ये दोनों कर सकते हैं, ये दोनों सही है, ठीक है। और ऑल के बाद ऑल बॉयज वेर प्रेजेंट देयर, या ऑल द बॉयज
स्टूड अप, सभी लड़के खड़े हो गए। ये दोनों सही है, दी लगता भी है, नहीं भी लगता है। अब आते हैं लास्ट में, ये है इडियोमेटिक यूज। आपको हम आर्टिकल डेफिनेट इनडेफिनिट आर्टिकल में बताए थे कि जैसे मेक ए नॉइज, टेल ए लाई, इस सब में निश्चित रूप से ए लगता है, एन लगता है। लेकिन ऐसे भी कुछ जगह है जहाँ की दी लगना है, जैसे इन द राइट, इन द रॉन्ग, ऑन द होल, फॉर द टाइम बीइंग, द होल वर्ल्ड, स्पीक द ट्रूथ। देखिए टेल ए लाई होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है, ये कॉमन एरर्स में भी आता है। उसी तरह से गो टू द स्टेशन होगा, या गो टू द बस स्टॉप होगा, या गो टू द सिनेमा होगा, थिएटर होगा, जू होगा। व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द डिफिकल्टी, व्हाट इज द सिचुएशन, इन सब परिस्थितियों में देख रहे हैं कि हम दी लगा रहे हैं। ये इडियोमेटिक यूज है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ मुहावरेदार प्रयोग है कि होता आ रहा है इसलिए हम भी कर। आई थिंक हम आपको आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल आज खत्म कर दिए। नेक्स्ट एंड लास्ट लेक्चर, वीडियो लेक्चर विल बी ऑन नो यूज ऑफ आर्टिकल, जीरो आर्टिकल भी कहते हैं। इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग आई टेक यू रेडियो। थैंक यू वेरी मच।